नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की यहां जड़ से पड़ताल होती है। आपके लिए न्यूज इनसाइड यानी राइट न्यूज। तो आज हम विश्लेषण करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के गुप्त रिश्ते की, और दूसरी बड़ी खबर होगी आपकी जेब पर असर की। बजट के बाद कल से क्या हो रहे हैं नए बदलाव, और तीसरी बड़ी खबर होगी कैग के रिपोर्ट की। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण करते हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका में ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पहले दो बार तो ट्रंप किसी तरह बच गए, लेकिन इस बार नौबत गिरफ्तारी की है। इसलिए आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। क्या ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अमेरिका के इतिहास में किसी पूर्व राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ेगा? ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला 2016 से पहले का है। आरोप है कि ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए बड़ी रकम दी थी, ताकि वह ट्रंप के साथ अपने अफेयर की बात सार्वजनिक ना करे। अभी आपको मामला पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा, इसलिए इसे हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि आखिर ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के बीच क्या रिश्ता था। दरअसल अमेरिका में किसी संबंध रखना, किसी से संबंध बनाना या रखना अपराध नहीं है। संबंध बनाने के एवज में हर्जाना देना भी अपराध नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर किस बात पर केस? दरअसल पैसा देने के तरीके पर केस है। जो छुपकर मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए, वो तरीका गलत था। ट्रंप मामले में अभियोजन पक्ष से 3 लोग मैनहट्टन कोर्ट बिल्डिंग पहुंचे थे। यहां ग्रैंड ज्यूरी बैठी थी। ग्रैंड ज्यूरी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके 2016 के चुनाव अभियान के दौरान एक एडल्ट स्टार को गुप्त रूप से पैसे देने के लिए दोषी ठहराया था और अभियोग चलाने के पक्ष में वोटिंग भी की थी। हालांकि ट्रंप लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं और इस मामले में जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग पर राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के अभियोग मढ़ने का आरोप भी लगाते रहे हैं। आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं। जनवरी 2018 में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एक आर्टिकल में इस आरोप को लेकर दावा किया था। अखबार में छपे लेख के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अक्टूबर 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी को एक बड़ी रकम का भुगतान किया था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के वकील कोहेन को इसका भुगतान किया गया था, तब कोहेन ने इसको अपनी कानूनी फीस के तौर पर दिखाया। अब इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अदालत में सरेंडर करना पड़ सकता है। अगर ट्रंप सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल अमेरिका में दस्तावेजों से हेरफेर करना एक आपराधिक कृत्य है। ट्रंप की ओर से यह मामला दस्तावेजी हेरफेर का ही है, इसलिए इसे ट्रंप पर चुनाव से जुड़े नियमों के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा है। स्टॉर्मी डैनियल्स को किया गया यह भुगतान मतदाताओं के बीच छवि बनाए रखने के लिए और उनसे इस गोपनीय रिश्ते को कायम रखने के लिए किया गया था। उधर कोहेन साल 2018 में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर ही यह अपराध स्वीकार किया था। उन्होंने माना था कि स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देने में उन्होंने मदद की थी और इसके साथ ही प्लेबॉय की एक पूर्व मॉडल को पैसे देने की बात भी कबूली थी, ताकि ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में मदद ली जा सके। अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि वो जेल जाते हैं तो उनका फिर से राष्ट्रपति बनने का जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। अब ट्रंप के खिलाफ ठीक 1 साल पहले यह मामला जोर पकड़ रहा है, जब वह 2024 को दोबारा राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ग्रैंड जूरी ने ट्रंप को आरोपी ठहराया, उसके कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप ने बदला लेने की कसम खाते हुए बाइडेन पे हमला बोल दिया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने झूठ बोला है, धोखा दिया है और अब उन्होंने अकल्पनीय काम किया है। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दंडित करने के लिए हमारी न्याय प्रणाली को हथियार बनाया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे यह विश्वास नहीं है
कि यह जो विच हंट हुआ है वो जो बाइडेन बड़े पैमाने पर उसे उल्टा पड़ेगा। यानी ट्रंप का ये धमकी है कि जो बाइडेन को ये उल्टा पड़ सकता है। अब आपको बता देते हैं कि पॉर्न स्टार और ट्रंप के साथ चर्चा में आई अभिनेत्री कौन है। स्टॉर्मी डेनियल्स एक वयस्क अभिनेत्री हैं जिनका कानूनी नाम स्टेफनी ग्रेगरी किलफोर्ड है। बैटन रूज लुइसियाना में पली बढ़ी और हाई स्कूल के दौरान अपनी आर्थिक सहायता के लिए उसने स्ट्रिप्स क्लबों में काम करना शुरू किया। एडल्ट स्टार को उसके माता पिता के तलाक के बाद उसकी मां ने पाला। स्टॉर्मी डेनियल्स की एक बेटी भी है। स्टॉर्मी डेनियल्स ने 2009 में अमेरिकी सीनेट चुनाव और 2010 में लुइसियाना सीनेट की सीट से लड़ने की घोषणा भी की थी। स्टॉर्मी डेनियल्स की माने तो वह जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी और स्टॉर्मी ने इस खुलासे का सारा जिक्र अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में किया है, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया और मचना स्वाभाविक था। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका है और अमेरिका का सबसे शक्तिशाली आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, जिसका एक निर्णय सारी दुनिया को हिला सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की है, सबसे बड़े संगठन अमेरिका में हैं, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल सबके सब यहीं हैं। उनका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने ताकतवर अमेरिका में भी वहां के सबसे ताकतवर शख्स को हटाया जा सकता है? महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसके तहत अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार एक राष्ट्रपति भी तो हमारी आपकी तरह ही होता है, वो भी गलती कर सकता है। शायद ऐसी ही गलती पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई, हालांकि उस वक्त वो उम्मीदवारी कर रहे थे जब उनसे ये गलती हुई। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति है तो वो कोई गलती नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। आज हम बात करेंगे उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जिन्हें पद से हटाने का प्रयास किया गया। आज तक अमेरिका के इतिहास में 4 अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। एंड्रयू जॉनसन पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने महाभियोग का सामना किया था। जॉनसन हर बार राष्ट्रपति की वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके विरोधियों को रोक देते थे। ऐसे में रिपब्लिक पार्टी की कांग्रेस ने टेन्योर ऑफ ऑफिस एक्ट पारित किया और महाभियोग भी लाया गया। महाभियोग के समर्थन में 2/3 बहुमत से सिर्फ 1 वोट कम पड़ा और जॉनसन जैसे तैसे महाभियोग से बरी हो गए। 18 फरवरी 1868 को महाभियोग लाया गया था और मई 1868 को वो बरी हो गए थे। रिचर्ड निक्सन पर चले महाभियोग की जड़ें 1972 में वाटरगेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय में हुई लूट से जुड़ी थी। जांच में पता चला कि चोरों को निक्सन के चुनाव अभियान से पैसा दिया गया था। 1974 के दौरान सदन की न्यायिक समिति ने महाभियोग का प्रस्ताव किया। सीनेट के सामने मतदान भी भेजे गए, लेकिन कोई वोटिंग नहीं हुई। विवाद बढ़ने के कारण 8 अगस्त 1974 को निक्सन ने इस्तीफा दे दिया। वो अमेरिका के अकेले राष्ट्रपति रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद ही राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर न्याय विभाग की विशेष अभियोजक की जांच शुरू हो गई। दरअसल इसके तहत उनके रियल एस्टेटों के सौदों की जांच की जा रही थी, लेकिन जनवरी 1998 में उनकी अपनी इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ उनके अफेयर का मामला भी इसी जांच से जोड़ लिया गया। तब ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। 17 जनवरी को क्लिंटन ने शपथ लेते हुए कहा कि उनका लेविंस्की के साथ कोई अफेयर नहीं था और इसी तरह के मामले में ट्रंप पर भी आरोप लगे हैं और ट्रंप भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे क्लिंटन की, तो हम उसी पर आते हैं। महाभियोग के 11 संभावित कारण बताकर क्लिंटन पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया गया। 1999 में क्लिंटन को रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली सीनेट ने बरी कर दिया। दिसंबर 1998 को महाभियोग लाया गया था और फरवरी 1999 को वो बरी हो गए। आखिरी और चौथे राष्ट्रपति ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिन्हें एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा। 19 को महाभियोग लाया, फरवरी 2020 को वो बरी हो गए। ट्रंप की स्टॉर्मी लाइफ पर सियासी फाइट। ट्रंप की सीक्रेट डील यूएस में बन गई रील। ट्रंप वर्सेस बाइडेन, यूएस में टेंशन। ट्रंप को मिलेगी जेल या होगी बेल?
ट्रंप का हुआ खेल, बाइडेन बोले ऑल इज वेल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पॉर्न स्टार को भुगतान किए जाने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि इस मामले से जुड़ी सभी जानकारियां अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के सबसे बड़े उपनगर मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए जाने के मामले की जांच के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सहमत हो गई है। अब ट्रंप को जेल जाना होगा या कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन इस पर अमेरिका में राजनीति खूब गर्मा गई है। ट्रंप ने इसके लिए जो बाइडेन पर साजिश का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये हमारा विश्लेषण था पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके गुप्त रिश्ते और उस पर पैसे के लेन देन की। क्या वो गिरफ्तार होंगे, ये अमेरिकी न्यायालय और वहां का प्रशासन तय करेगा। अब हम दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कल से क्या क्या बदलेगा आपके जीवन में, ये हम आज बताएंगे, क्योंकि कल से नया वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो जाएगा। नया वित्त वर्ष कई सारे बदलाव को लेकर आ रहा है। आपके लिए हमारे पास दो टाइप की खबरें हैं, एक जिसे जानकर आपको खुशी होगी, दूसरी जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। पहले हम अच्छा लगने वाली खबर से शुरू करते हैं जो आपकी जेब पर असर कम डाले। कल से इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से लेकर म्यूचुअल फंड्स में LTCG टैक्स लाभों का मिलना भी खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स के बदलाव से नए वित्त वर्ष से आपको 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 अप्रैल से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाएगी। जिस व्यक्ति की आय 7 लाख से कम है उसे टैक्स छूट का दावा करने के लिए कहीं निवेश करने की जरूरत नहीं है। उसकी सारी इनकम टैक्स फ्री होगी, चाहे उसने कितना भी निवेश किया हो। आपको बता दें कि जो लोग म्यूचुअल फंड से कमाई करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत इनकम टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को LTCG का फायदा नहीं मिलेगा। इसी फायदे के चलते ये म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हुए थे। इसके साथ साथ 1 अप्रैल से मार्केट लिक्विड डिवेंचर्स में किया गया निवेश भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब आते हैं आपके काम की उस खबर पर जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले नौकरी पेशा लोगों को छुट्टी ना लेने पर भी फायदा नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो अपनी सारी लीव एनकैश नहीं करा सकते थे। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट को एक सीमा के तक ही छूट प्राप्त होता था। यह सीमा साल 2002 से अब तक 3 लाख रुपए थी, अब यह बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगी। यदि आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए फायदे की खबर है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए तक हो जाएगी। वहीं ज्वाइंट अकाउंट्स के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाएगी। इसके साथ ही आपके लिए एक और फायदे की खबर है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम निवेश को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही संयुक्त खाते के लिए लिमिट को 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ स्पेशल घोषणाएं योजना की घोषणा की थी, जिस पर ब्याज मिलेगा और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, यानी दोहरा लाभ। महिला सम्मान बचत पत्र की 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी। इसमें महिलाएं सालाना 2 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगी और इसमें 2 साल के लिए निवेश किया जा सकता है। हर साल 7.5% की दर से सरकार आपको ब्याज देगी। बजट 2023 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बदलने या इसका उल्टा करने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2023 से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी परेशानी भी आपको उठानी पड़ेगी, वो ये है कि आपको नेशनल पेंशन स्कीम के लिए
डॉक्यूमेंट्स अब जमा कराने पड़ेंगे। जो लोग सालाना पेंशन निकालना चाहते हैं उनके लिए 1 अप्रैल से केवाईसी जरूरी हो जाएगा। उन्हें पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता प्रूफ, पैन कार्ड हर साल जमा करवाने होंगे। अभी तक पेंशन धारकों को सिर्फ अपने जीवित होने का सबूत बैंक जाकर देना पड़ता था। इसके अलावा नए वित्त वर्ष से 5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम से अधिक के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स देना होगा। आशा करते हैं कि आज आपने ये काम निपटा लिए होंगे, क्योंकि कल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी होगी। नौकरी पेशा लोगों ने टैक्स छूट और रिबेट क्लेम करने के लिए फॉर्म 12B भर लिया होगा। एडवांस टैक्स भरने वालों ने आज अपना एडवांस टैक्स भर लिया होगा, और जिनको पुरानी टैक्स स्कीम में छूट चाहिए उन्होंने PPF और NPS आदि में निवेश कर लिया होगा। तो ये थी आज हमारी विशेष रिपोर्ट कि आपकी जेब पर क्या भारी और क्या महंगा पड़ेगा। अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं जिसने मनमोहन सरकार को हिला दिया था, यानी UPA 2 में जिस CAG रिपोर्ट की चर्चा काफी थी, उस CAG रिपोर्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। उसने उस वक्त की सरकार को यूं हिला दिया, या यूं कहें कि सरकार ही गिरा दी। अब फिर से वो कैग और उसकी रिपोर्ट ने हड़कंप मचाया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में रेलवे के दावों की पोल खुल गई है। कैब की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे को पिछले 1 साल में 26,338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जानकारों का मानना है कि रेलवे को इतिहास में पहली बार इतना घाटा हुआ है। रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे ने 1,589 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस दिखाया था, जो कैग की रिपोर्ट के अनुसार गलत साबित हुआ। कैग ने 21 दिसंबर को रेलवे के समक्ष फाइनेंस रिपोर्ट पेश की थी, जहां साल 2019-20 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशो 114.35% था, यानी 100 रुपए कमाने पर 114.35 रुपए रेलवे खर्च कर रही थी। लेकिन कैग अकाउंटेंसी का दावा है कि उस साल ऑपरेटिंग रेशो 98.36% ही रहा। कैग ने संसद में रेलवे वित्त प्रतिवेदन के 3 अध्याय पेश किए हैं। पहले अध्याय में रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में रेलवे ने दावा किया कि 2019 में और 20 में विभाग के पास नेट सरप्लस 1589.42 करोड़ रुपए था, जबकि हकीकत यह है कि इस वित्तीय वर्ष में रेलवे ने 25,326.39 करोड़ के नेगेटिव बैलेंस से वो जूझ रहा था। कैग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि रेलवे का परिचालन अनुपात 2018-19 में 97.29% था, जो 2019-20 में बढ़कर 98.36% हो गया। लेकिन अगर पेंशन भुगतान पर वास्तविक खर्च को ध्यान में रखा जाए तो रेलवे का परिचालन अनुपात 2019-20 में 98.36% के बजाय 114.35% होता है। कैग ने रेलवे के दावों को नकारते हुए इस तरह रेलवे की तरफ से दर्शाया गया 98.36% परिचालन के अनुपात और उसके वास्तविक परिचालन के अनुपात को नहीं दिखाया। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पैसेंजर ट्रेनों से होने वाली कमाई में जबरदस्त गिरावट भी आई है। इसका कारण कोरोना महामारी भी मानी जा सकती है। कोरोना महामारी ने भारतीय रेलवे की इनकम पर एक बड़ा असर डाला। रेलवे ने वित्त वर्ष 2020-21 में पैसेंजर रेवेन्यू में 70% की गिरावट दर्ज की है। संसद में रेल मंत्री से सवाल पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे का पैसेंजर रेवेन्यू वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 15,248.9 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 50,669.09% 9 करोड़ रुपए था। अब यह कितनी चिंता की बात है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए यह मुद्दा मिल गया है, जिसे भुनाने के बजाय वो खुद को ईडी और सीबीआई के छापों का रोना रो रहा है। काश संसद में CAG की इस रिपोर्ट पर विपक्ष का हंगामा होता तो ये जनहित के मामलों के तहत आता। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब की पोल भी तो कैग ने ही खोली थी, जिसका तात्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ उस समय की विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला बोलकर हंगामा भी किया था और उसका असर भी दिखा था। सिर्फ रेलवे ही नहीं, कैग की एक और रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटी हुई है। मोदी सरकार लगातार डिफेंस डील को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारी सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहें।
मगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट कुछ और ही बात कह रही है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को नई तोपें दिलाने की सरकार की रफ्तार काफी धीमी है। 2022 तक महज 8% आर्टिलरी गन ही सेना को मिल पाई है। आपको बता दें कि सेना में आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लान 1991 में बनाया गया था, जिसके तहत साल 2027 तक सेना को 2800 नई आर्टिलरी गन देने की योजना बनी थी। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से ये योजना फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा आर्टिलरी गन को नई अत्याधुनिक गन से रिप्लेस करने का काम पिछले 2 दशक से धीमी रफ्तार से चल रहा है। आर्टिलरी गन लेने और उसे अपग्रेड करने के 3 प्रपोजल में से सिर्फ 3 पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो पाया है, जिससे कुल जरूरत की 17% गन ही लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। साथ ही गन लेने की प्रक्रिया अलग अलग स्टेज में कई बार लेट भी हुई है। एक रेलवे, दूसरा सेना पर कैग की रिपोर्ट ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका तो दिया है और सरकार को उस पर सफाई देने का काम तो दे ही दिया है, क्योंकि सेना और रेलवे दोनों देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद है आपको खबरों के अंदर की खबर जो हमने आपको बताई पसंद आई होगी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।